व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। आज हम लोग वर्किंग कैपिटल का थर्ड क्लास करेंगे और थर्ड क्लास भी प्रैक्टिकल के ऊपर ही होगा। ऑफ कोर्स जैसे कि सेकंड क्लास में हम लोग किए थे, सेकंड क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दिए थे, मगर आज वैसे ही वर्किंग कैपिटल होगा जैसे हम लोग लास्ट टाइम में किए थे, मगर उसके साथ कुछ नया पार्ट भी होगा। जैसे कि सर, जैसे कि तुम लोग का नाम तो सुना ही होगा, तुम लोग डेप्रिशिएशन। हाँ सर, सुने हैं। हम लोग वर्किंग कैपिटल जब कर रहे तब हम लोग उसमें कुछ हद तक छोटा सा कॉस्ट शीट बना दें। सही, कॉस्ट शीट बनाने का रीज़न क्या है? हम लोग को रॉ मटेरियल, ओवरहेड एंड वेजेस का वीकली हो क्या मंथली हो, हम लोग को वो कॉस्ट मिल जाएगा। उससे हम लोग लैख के हिसाब से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर कॉस्ट शीट बना रहे तो कॉस्ट शीट में डेप्रिसिएशन होता है, ये हम लोग को भी पता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब सेकेंड सेमिस्टर में पढ़ रहे थे तब हम लोग को कॉस्ट शीट जब था उस टाइम पे भी हम लोग देखे होंगे कि डेप्रिसिएशंस ऑन मशीन्स, डेप्रिसिएशंस ऑन इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशंस ऑन ऑफिस बिल्डिंग, ये सब भी कॉस्ट शीट में आता था। कभी फैक्ट्री ओवरहेड में, कभी ऑफिस ओवरहेड में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोल के जो हेड्स होता है। सो हम लोग का यहाँ पर भी तो ओवरहेड है, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। सो ओवरहेड में तो डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। तो अब बात ये है कि डेप्रिसिएशन तो आ सकता है कॉस्ट शीट में, मगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें डेप्रिसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कर रहे हैं वो हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग के हाथ में कितना फंड होना चाहिए जिससे हम लोग डे टू डे ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि कैश। फंड का मतलब हमेशा कैश होता है। मगर हम लोग ये तो जानते हैं कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। क्लास 11 से हम लोग पढ़ के आए होंगे क्या, और डेप्रिसिएशन चैप्टर भी हम लोग सीखे होंगे, उसका थ्योरी भी हम लोग को पता होगा कि डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। सर क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन से अगर हम लोग जनरल देखते हैं तो डेप्रिसिएशन टू एसेट्स होता है, डेप्रिसिएशन टू कैश के कैश अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं होता। सिंस कैश डेबिट का क्रेडिट नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। एंड नॉट ओनली डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर, एज वेल एज बैड डेट आल्सो नॉन कैश एक्सपेंडिचर। सो बैड डेट के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे। डेप्रिसिएशन का अगर बात करें तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। सो दैट्स वाई हम लोग जब वर्किंग कैपिटल बनाएंगे तब हम लोग को डेप्रिसिएशन लेना नहीं है, बट जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे उसमें हम लोग को डेप्रिसिएशन आ सकता है एंड डेफिनेटली उसमें हम लोग को ला सकते हैं। और डेप्रिसिएशन को हम लोग को ब्रेकअप्स करके ओवरहेड, कैश एक्सपेंडिचर एंड नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ये दोनों पार्ट में हम लोग को स्प्लिट करना चाहिए। डेप्रिसिएशन का जो पार्ट है दैट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर एंड डेफिनेट है कि ओवरहेड में खाली तो डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा, डेप्रिसिएशन छोड़ के भी और भी बहुत सारा एक्सपेंस हो सकता है। सो रेज द पोर्शंस ऑफ द ओवरहेड इज कॉल्ड अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। सो वो पार्ट को हम लोग वर्किंग कैपिटल में लेंगे। ठीक है, सो आज का क्लास ऑब्वियसली इस पार्ट के ऊपर ही होगा और कुछ हद तक उसके बाद हम लोग और एक टाइपिंग देखेंगे जो स्मॉल क्वेश्चंस हो सकता है, जो छोटा में थोड़ा सा ट्रिकी है, वो हम लोग करेंगे। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 एंड पेज नंबर इज 327। एक बार पढ़ ले हम लोग क्या बोले थे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस प्रेजेंटेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, prepare a working capital requirement forecasting statement for the coming years. Expected to monthly sales is 32,000 units। यानी कि हम लोग जब वर्किंग करते हैं तो उसमें हम लोग को एनुअल प्रोडक्शंस दे देता है तो उसको वीकली या मंथली में कन्वर्ट करना पड़ता है, मगर ये क्वेश्चंस में हम लोग को ऑलरेडी मंथली यूनिट्स में ही दिया है। तो अगर हम लोग मंथ्स का हिसाब से बनाते हैं तो नो प्रॉब्लम, उसको मॉडिफिकेशंस करने का दरकार नहीं होगा। मगर अगर हम लोग वर्किंग करते हैं वीकली, क्या साम्स करते हैं वीकली प्रोडक्शंस के ऊपर, तो डेफिनेट है कि मंथली यूनिट को हमको वीकली यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड डिवाइडेड बाय 4 नॉट 52 बिकॉज इट इज नॉट अ एनुअल प्रोडक्शंस। ओके,
सो 32,000 यूनिट्स एट द रेट 10 पर यूनिट्स, मतलब हम लोग अगर सेल करेंगे तो एक यूनिट में हम लोग को 10 रुपये कमाई होगा। द एंटिसिपेटेड रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑन सेलिंग एज द रॉ मटेरियल इज 40%। 40% किसका, वो 10 रुपये का। 10 रुपये का 40% कितना होता है सर, 4 रुपये। तो 4 रुपये हो गया मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस में। लेबर जो दिया वो 30% यानी कि 3 रुपये, दैट इज ऑल्सो 10 रुपीज़ के ऊपर चार्ज होगा। ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड इज 16,000 रुपीज़, 16,000 पर वीक्स। सर ये क्यों दिया है, देखो सोच के देखो, हम लोग जब मटेरियल कर रहे हैं 4 रुपये, तो वो 4 रुपये हम लोग क्या साउंड्स करेंगे, नहीं, 4 रुपये को हमको वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाई यूनिट्स। अब यहाँ पर हमको अमाउंट ही चाहिए, इस सम्स में हमको ओवरहेड में 16,000 डायरेक्ट अमाउंट में दिया है, तो हम लोग को दरकार नहीं है, सोचना भी नहीं है कि 40%, 30%, 20% ऐसा क्यों परसेंटेज नहीं दिया ओवरहेड में, क्यों अमाउंट दिया। भाई अमाउंट दिया तो अच्छा बात है ना, तुम लोग को तो एक खटनी कम हो गया, वो परसेंटेज चार्ज नहीं करना होगा। बट नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है देखो, ओवरहेड एक्सपेंस इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन इज 4,000 पर वीक्स, यानी कि जो 16,000 है उसमें 4,000 का डेप्रिसिएशन है, यानी कि नॉन कैश पोर्शंस कितना 4,000 एंड रेज द कैश पोर्शंस कितना 12,000 ऑफ ओवरहेड। प्लान स्टॉक विल इंक्लूड द रॉ मटेरियल रुपीज 96,000। सर ये क्या है, 96,000 रॉ मटेरियल तुमको डायरेक्ट दे देगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाई लैख तुमको करना नहीं है, डायरेक्ट 96 सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। एंड 16,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का यूनिट दिया है 16,000, ऑफ कोर्स ये भी वीकली है, तो इस ये क्यों दिया है बाद में हम लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर। मटेरियल विल स्टे द प्रोसेस, मतलब प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग मतलब हम क्या बोल रहे थे WIP, सो प्रोसेसिंग कितना है 2 वीक्स। क्रेडिट अलाउड टू डेटर 5 वीक्स, ओके। क्रेडिट अलाउड बाई क्रेडिटर 1 मंथ, देखो वीक्स 2 आइटम दिया था, ये मंथ दे दिया, ठीक है, तो हम लोग ये देख लेंगे कि मेजोरिटी क्या है। फिर नेक्स्ट दिया है लैगिंग पेमेंट ओवरहेड इज 2 वीक्स, यानी कि सम्स मेजोरिटी केस में वीक्स में करने के लिए तुमको बोल रहा है इनडायरेक्टली, बट क्रेडिटर के केस में क्या दिया है कि मंथ, यानी कि मंथ को हमको वीक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मंथ अगर 1 मंथ है तो कितना वीक्स होता है 4 वीक्स, यानी कि क्रेडिटर को हम लोग कितना लेंगे 4 वीक्स, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, 25% ऑफ सेल्स में बी एज्यूम टू बी मेड अगेंस्ट द कैश सेल्स, यानी कि अगर कैश सेल्स हो रहा है तो डेफिनेट है कि क्रेडिट सेल्स मेरा 75% हो रहा है, तो नाउ 75% पोर्शंस मेरा क्या है डेटर बन रहा है, क्रेडिट सेल्स से हम लोग को डेटर बनता है, तो डेटर जब हम लोग लेंगे उसमें 75% करके आएगा। क्यों सर, क्योंकि हम लोग को सेल्स यहाँ पर 2 पार्ट में है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, और डेटर हमेशा क्रेडिट सेल से बनता है। सो क्रेडिट सेल का पोर्शन कितना है 75%, सो डेटर जो भी आएगा रॉ मटेरियल ओवरहेड लेबर एंड देन प्रॉफिट्स, ये 4 एलिमेंट्स आता है, तो ये 4 एलिमेंट्स का 75% आएगा, नॉट 100%। नाउ नेक्स्ट क्या, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 25%, कैश इन हैंड इज एक्सपेक्टेड टू बी 25%, मतलब कैश इन हैंड जो है मेरा कैश है वो 25% है। Assume that the production is carried on evenly throughout the year and the wages and overhead occur the similarly। इसका मतलब क्या है कि पूरा साल भर wages and overhead का खर्चा होता ही रहता है। टाइम पीरियड इज 4 वीक्स इन इक्विवेलेंट ऑफ द मंथ, जो हम पहले बोल दिए थे, यानी कि मंथली जो हम लोग का है, मंथली मंथ जो है उसको वीकली कन्वर्ट करने के लिए 4 से इवैल्यूएट करने के लिए बोला है, और नहीं भी बोलते तब भी हम लोग समझते हैं कि एक मंथ में 4 वीक्स रहता है। ओके, सो यही सम्स है, चलो स्टार्ट करते हैं। मगर सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा कहाँ से, वर्किंग से, क्योंकि पहले हम लोग स्टेटमेंट नहीं बना सकते, पहले वर्किंग होगा, वर्किंग से कॉस्ट शीट बनेगा एंड देन उस कॉस्ट शीट का कुछ अमाउंट्स स्टेटमेंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट, सबसे पहले लिखना पड़ेगा मंथली प्रोडक्शंस, monthly productions equals to 32,000 units, ठीक है। नेक्स्ट therefore weekly
productions weekly productions equals to 32,000 divided how much 4, this comes to 8,000 units, यानी कि पर वीक्स में हम लोग को 8,000 करके दरकार होता है प्रोडक्शंस के लिए ना कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट हम लोग का ऐसा होगा रॉ मटेरियल हाउ मच 8,000, अच्छा ऐसे हम बात करता हूँ 40% ऑफ ₹10 क्योंकि 10 रुपये के ऊपर 40% हम लोग को खर्चा था, मल्टीप्लाई ऑफ 8,000 तो कितना आता है 32,000 रुपीज में। लेबर 30% of also 10 rupees multiply of 8,000 and that is 24,000। ओवरहेड में हम लोग को परसेंटेज तो चार्ज करना नहीं है, मगर ये दो पार्ट में होगा, एक होगा नॉन कैश जिसको हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशंस 4,000 और कैश एक्सपेंस दैट इज 12,000। सर कैसे 16,000 टोटल ओवरहेड था ना, तो टोटल ओवरहेड का अगर 16,000 है तो 4,000 अगर डेप्रिसिएशन है तो 12,000 रेज द पोर्शंस कैश, तो ये 16,000 टोटल आ गया, ठीक है ना। अब ये 16,000 को टोटल पूरा कर दो तो कितना क्या आ जाएगा, ये 24,000 कितना होता है 12, 24, 16, 72,000। तो 72,000 क्या आ गया मेरा टोटल कॉस्ट। बट यहाँ पर देखो प्रॉफिट का कोई परसेंटेज तो दिया नहीं था, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर नहीं है बट मेरे पास सेल्स तो है, तो सेल्स कितना यूनिट हम लोग वीकली करते हैं 8,000, एक यूनिट को बेचते हैं कितना में सर ₹10 से, तो 80,000 का वीकली सेल्स हम लोग का होता है और कॉस्ट है वीकली 72, तो ऑब्वियस है कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 8,000। तुम लोग इसको बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये वर्किंग पहले कर लेना चाहिए और ये वर्किंग के बाद ही हम लोग कुछ सम्स कर सकते हैं, ठीक है। चलो सम्स को हम लोग करेंगे, तो ये अमाउंट को हम लोग को याद रखना होगा 32, 24, 16 एंड 8,000 प्रॉफिट का। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या, ये बोल के करंट एसेट्स, ठीक है, सीए करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या रॉ मटेरियल, बट रॉ मटेरियल यहाँ पर इस केस में हम लोग को दे दिया था सर कितना 96,000 दिया था ना, बोला था प्लान स्टॉक विल बी इंक्लूड द रॉ मटेरियल 96,000। सो इसमें हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं गिवन है, मतलब ये दे दिया था, तो ये 96,000 यहाँ पर आ गया। बी इज वर्किंग प्रोग्रेस। वर्किंग प्रोग्रेस का 3 पार्ट होता है नॉर्मली, रॉ मटेरियल, ओवरहेड एंड लेबर। सो रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। सो रॉ मटेरियल वाज 32,000 इज वीकली। अब प्रोसेसिंग टाइम यानी कि WIP का कितना दिया है 2 वीक्स, तो मल्टीप्लाई बाय 2। लेबर का कितना था 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2, बट अलग से हमको फिर हाफ करना पड़ेगा सर, ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग वर्किंग प्रोग्रेस में बिलोंग कर रहे हैं और वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब ही होता है हम लोग को कि आधा काम हुआ है आधा काम बाकी है, तो कितना काम हुआ है कितना काम नहीं हुआ है वो तो सम्स में नहीं बोला, सो डेफिनेटली हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 50% काम हो चुका है 50% बाकी है, सो दैट इज अ 50% पोर्शन इज हाफ। एंड ऑल्सो ओवरहेड में भी ये तरीका यूज करते हैं, मगर ओवरहेड में 16,000 टोटल नहीं आएगा, ओनली 12,000 के बेसिस में आएगा, ठीक है ना। सो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 1/2, ये जो तीनों का लैग है ये सेम ही होगा क्योंकि हम लोग WIP में बिलोंग कर रहे हैं,
जिसमें जिस लैग में हम लोग जहाँ पर भी बिलोंग करेंगे उस केस में जितना भी एलिमेंट्स होगा वो सब का सेम आएगा, कोई अलग नहीं होगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो 32 इंटू टू 64,000 का हाफ, यानी कि ये 24,000 ही हो जाएगा और ये 12,000 हो जाएगा, क्योंकि दो दो करके कट जाए तो कितना हो रहा है 88, यानी कि 1 लाख। ओके, सो वर्किंग प्रोग्रेस से 1 लाख आ गया। अब दूसरे फिनिश गुड्स, क्या फिनिश गुड्स का लैग दिया था सम्स में? नहीं, फिनिश गुड्स का लैग नहीं दिया था। तो मगर फिनिश गुड्स का इंफॉर्मेशन हम लोग को बोला था कि वीकली उसका कितना होता है 16,000। अगर फिनिश गुड्स लैग हम लोग सोचेंगे तो यहाँ पर ये बात है ना कि 16,000 करके वो यूनिट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, और हम लोग वीकली कितना यूनिट बनाते हैं 8,000 करके। तो अगर हमको 8,000 यूनिट बनाना है वीकली और 16,000 में कन्वर्ट करना है एज ए फिनिश गुड्स, तो मुझको कितना वीक्स लग रहा है 2 वीक्स। वेरी सिंपल फॉर्म, इसलिए ये 16,000 एज फिनिश गुड्स बोल दिया था, ठीक है ना। तो ये पार्ट वर्किंग में करना तुम लोग, ठीक है। चलो दूसरा, तो हम लोग का फिनिश गुड्स तो मिल गया। नाउ फिनिश गुड्स में भी रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड ये पार्ट आएगा। सो रॉ मटेरियल कितना 32,000 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पर भी लगेगा 2। लेबर 24,000 मल्टीप्लाई बाई 2, ओवरहेड आल्सो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 2। और इसमें कोई पोर्शंस 50 60 कोई बात नहीं होता, क्योंकि फिनिश गुड्स इज 100%। फिनिश गुड्स कन्वर्शन हो गया हम लोग का फिनिश गुड्स में, तो उसका कोई पोर्शंस कुछ बाकी नहीं रह सकता। वर्किंग प्रोग्रेस थोड़ा थोड़ा करके बन रहा है, इसलिए 50% 60% हो सकता है रेशियो, 100% होता है फिनिश गुड्स। तो मल्टीप्लाई इट इज आल्सो 64,000 48,000 एंड 24,000। सो कितना आ गया इसका 24, इसका 12, मतलब 36, तो 1,36,000 होगा क्या 1,36,000। फिर भी एक बार कर लेते हो, गलत हो जाएगा, फिर से मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। 24 या 1,36,000। नाउ नेक्स्ट इज डेटर। तो डेटर हमेशा एट सेल्स में होना चाहिए, और ये हम नहीं बोल रहे, ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है, क्योंकि डेटर हम लोग का कस्टमर होता है और कस्टमर को हमेशा हम लोग प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं, ओके ना, सिंपल प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी रॉ मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, ओवरहेड भी आएगा, मगर इसके साथ साथ और एक चीज भी नया आएगा जिसका नाम है प्रॉफिट, जो हम लोग लास्ट क्लास में भी देख लिए थे। सो रॉ मटेरियल कितना था 32,000 इनटू डेटर का लैग कितना था 5 वीक्स दे दिया था, मल्टीप्लाई बाय 5। लेबर 24,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ओवरहेड 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड प्रॉफिट 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ 32 इंटू 5 कितना 32 इंटू 5 1,60,000। अच्छा, और एक बात बोलते हैं, तो डेटर यहाँ पर 100% तो नहीं आएगा, क्योंकि 25% कैशलेस बोल दिया था, तो 75% पोर्शंस विल बी कम इन द डेटा एज अ डेटर। सो क्योंकि 75% एक्चुअली क्रेडिट पोर्शंस था, सम्स में नीचे में बोल दिया था, तो ये सबका 75% करके आएगा, सबका 75% करके आएगा, यानी कि जितना पोर्शन तुमको कैश सेल्स बोल देगा उसको छोड़ के बाकी पोर्शंस डेटर में लेना। और अगर सर क्रेडिट सेल्स ही बोल दिया इतना पोर्शंस, तो भाई उतना ही लेना, जितना क्रेडिट पोर्शंस रहेगा उतना ही डेटर बनता है, ठीक है ना, ये नॉर्मल लॉजिक है। तो 32 into 5 multiply by 75, 1,20,000, 24 into 5 multiply by 75, 90,000,
16 into 75, that is 45,000, and 8,000 into 75%, 50,000. कितना आ रहा है? 1,20,000 plus 90 plus 45 plus 30, 2,85,000, 2,85,000, ये आ गया मेरा डेटा। एंड लास्ट ई इज अ कैश, क्योंकि कैश इन हैंड भी सम्स में बोल दिया था, तो कैश था 25,000, तो ये 25,000 ऐड कर दो, इसको क्लोज कर दो। तो कितना आ रहा है? 96 प्लस 1 लाख प्लस 1,36 प्लस 2,85 प्लस 25, ठीक है, यानी कि 6,42,000, 6,42,000, ठीक है। इसको ऊपर वाले क्वेश्चन को फिनिश करना पड़ेगा। सो करेंट लायबिलिटी इसके पार्ट में आता है। एक्चुअली तुम लोग नीचे ही करना, मेरा यहाँ पर जगह खत्म हो गया। तो यहाँ पर बी करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी में इस केस में हम लोग का दो एलिमेंट्स था, एक था क्रेडिटर एंड था ओवरहेड पेमेंट। वेजेस का पेमेंट कुछ नहीं बोला था, तो यहाँ पर पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर किसके ऊपर बेस होता है? सर रॉ मटेरियल के ऊपर, क्योंकि क्रेडिटर बनता ही है क्रेडिट परचेज से। तो क्रेडिट परचेज क्या होता है? गुड्स। सो गुड्स क्या होता है यहाँ पर? रॉ मटेरियल। नाउ रॉ मटेरियल कितना था? 32,000। अब यहाँ पर देखो क्रेडिटर में क्या बोला था कि 1 मंथ लैग, 1 मंथ, बट हम लोग सम्स कर रहे हैं वीक्सली, तो वीकली अगर कर रहे तो डेफिनेटली मंथ को हमको वीक में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये एग्जाम में बहुत लोग गड़बड़ कर देता है, डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में बहुत दिमाग को मतलब एकदम शांत रख के सम्स को सॉल्व करना। मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, क्योंकि वीक्स में हम लोग बना रहे हैं, और 32,000 भी वीक्स ही था, ठीक है ना। ऊपर में जो 8,000 निकला था 4, और एक आएगा यहाँ पर पेमेंट टू ओवरहेड। ओवरहेड का 12,000 क्वेश्चन ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 वीक्स, तो मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो 24,000 होगा, और ये कितना आएगा? 30, मतलब 120 एंड 128, ओके। सो 128 प्लस 24, 128 प्लस 24, 1,52,000, ये आ गया टोटल करेंट लायबिलिटी। और हम लोग का कंप्लीट है सम्स। नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए पोर्शंस माइनस बी। सो ए कितना आया था? 6,42,000 टोटल जो हम लोग का करेंट एसेट आया था। आ गया 4,90,000, ये हो गया हम लोग का, इतना अमाउंट हम लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आंसर भी आ गया। सो यहाँ पर कोई खास बात अगर तुम लोग को नहीं लग रहा है, फिर भी हम तुम लोग को बोल दे रहे, हम इसमें एक खास बात कुछ नहीं था, मगर 2 बार यहाँ पर था। एक था डेप्रिसिएशन, जो हम लोग देखे कि डेप्रिसिएशन पोर्शंस को हटा के, यानी कि ऑब्सोलीट करके हम लोग को जो कैश पोर्शन है उतना लेना चाहिए। दूसरा पार्ट है जो डेटर का बात था 75% करके, अगर कहीं पे भी कोई भी जगह में हम लोग को बोल देता है कि इतना क्वेश्चन कैश सेल्स है या उतना क्वेश्चन क्रेडिट सेल्स है, तो हम लोग को दिमाग में यही रखना है कि डेटर में हमेशा क्रेडिट पोर्शन ही आएगा, कैश पोर्शन हटा देना होगा। दैट्स सिंपल था, और क्वेश्चंस में यही 2 बात नया था।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो, स्टेट द फैक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे शायद। State the factor which determine the working capital requirement of the manufacturing company or firm. A trading company is forecasting sales and other particular the given period. फोरकास्टिंग इसलिए वर्ड को यूज किया है, सोच के देखो, वर्किंग कैपिटल खर्चा होने के बाद हम लोग वर्किंग कैपिटल नहीं करते। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हम लोग खर्चा होने से पहले हमको कितना फोरकास्ट करना पड़ता है, कितना रखना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई यूज किया है फोरकास्टिंग सेल्स। नाउ नेक्स्ट में बोला है फोरकास्टिंग एनुअल सेल्स 130। सर ठीक है, नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा बात है, 130 जो दिया है वो देखो रुपीस में दिया है। सो डेफिनेट है हमको यहाँ पर यूनिट्स का दरकार नहीं है, डायरेक्ट हमको रुपीस में दे दिया है। उसके बाद क्या बोला है, नेट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स, कॉस्ट में दिया है एक्चुअली प्रॉफिट परसेंटेज। तो डेफिनेट है कि हम लोग डायरेक्ट 25% तो चार्ज नहीं कर सकते ऑन सेल्स, क्योंकि परसेंटेज दिया ऑन कॉस्ट, अमाउंट दिया ऑन प्रॉफिट ऑन सेल्स। सो डेफिनेटली वो दोनों अलग अलग वे में है। तो कॉस्ट परसेंटेज को हमको सेलिंग परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड 25% मतलब कितना प्रॉफिट होता है, 25% मतलब तो 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट। सो नाउ सेल्स में कितना होगा, 1/5 ऑन सेल्स। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, एवरेज क्रेडिट अलाउड टू डेटर, ओके 8 वीक्स। एवरेज क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर, ये भी दे दिया 6 वीक्स। एंड एवरेज स्टॉक कैरिंग टू मीट द सेल्स इज 4 वीक्स। मतलब सेल्स दिया, डेटर दिया, क्रेडिटर दिया, बहुत एलिमेंट्स कम कर दिया। देखो, ऑन डिटरमाइन द फोरकास्टिंग वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, एस्टिमेटेड कैश इन हैंड ₹5,000। बस इतना ही दिया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले वर्किंग तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। सो वर्किंग लिखेंगे सेल्स रुपीज 1,30,000। ठीक है, 1,30,000। इसमें से अगर हम लोग प्रॉफिट माइनस कर दे, प्रॉफिट कितना करेंगे, 1/5। अच्छा 1/5 अगर कोई नहीं समझता है तो ये भी कर सकता है 25/125। ये दो ही रास्ता है उसके पास। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ऑन कॉस्ट दे दिया। अब ऑन कॉस्ट बोला है मतलब कॉस्ट इज 100, कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट कॉस्ट के साथ ऐड होता है 25, तो सेल्स कितना हो जाएगा 125। ओके, सो ये 125 रिप्रेजेंट ऑफ द 1,30,000। नाउ व्हाट शुड यू वैल्यू ऑफ द 25% एज अ प्रॉफिट। तो ये भी कोई कर सकता है, नहीं तो डायरेक्ट स्मार्ट वर्क से 150 निकाल सकता है। तो कितना होता है, इनका बहुत प्रॉब्लम हो गया, कितना होता है वो 1,30,000 इज 26,000। तो 26,000 को माइनस कर दो, यानी कि 1,04,000। बट ये जो आया 1,04,000 ये हम लोग का क्या है, एनुअल है, और हम लोग को वीक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सम्स है वो वीक्स के ऊपर डिपेंड है। तो डेफिनेट है कि इसको ये 1,04,000 को और 1,30,000 को हमको वीक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर वीकली सेल्स इक्वल्स टू 1,30,000 डिवाइडेड 52, और वीकली कॉस्ट is 1,04,000 divided also 52. So 1,30,000 divided 52, that is rupees 2,500, and इसका 2,000 होगा, क्योंकि 25% माइनस करते हैं इसे, हाँ it is 2,000। तो ये कॉस्ट और ये सेल्स हम लोग क्यों निकाले, देखो सेल्स का दरकार होगा कहाँ पर, डेटर के टाइम पे, क्योंकि डेटर हमेशा एट कॉस्ट में हम लोग लेते हैं कि एट सेल्स में, हमेशा एट सेल्स में। और हम लोग को जब क्रेडिटर और स्टॉक लेंगे तब हम लोग को एट कॉस्ट में लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक एंड क्रेडिटर दोनों रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दो डेटर्स हो। ठीक है, चलो अब स्टेटमेंट बनाते हैं।
सो ज़्यादा कुछ तो है नहीं यहाँ पर, ए बोल के सी है, और सी ए में 3 एलिमेंट्स होगा, एक स्टॉक, एक डेटर, एक कैश, बस 3 एलिमेंट्स, और कुछ था ही नहीं काइंड एसेट के हिसाब से। तो स्टॉक एट कॉस्ट में होता है ना, स्टॉक कितना ₹2000, इसका लैब कितना था, इसका लैब था 4 यानी कि 8000। डेटा हमेशा एट सेल्स में होता है, लिख भी दे रहे हैं एट सेल्स, तो सेल्स पर वीक्स कितना था 2500 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 20,000, एंड कैश तो दे ही दिया था, कैश इज 5000, ब्रैकेट में गिवन बोल के भी लिख सकते हो, ठीक है 5000 कितना हो गया 33,000, ये हो गया हम लोग का टोटल काइंड एसेट। नाउ बी द करंट लायबिलिटी। सो करंट लायबिलिटी में यहाँ पर एक ही आइटम है, वो है क्रेडिटर। नाउ पेमेंट टू क्रेडिटर, और क्रेडिटर हम लोग कॉस्ट में लेते हैं, मतलब स्टॉक के हिसाब से, तो यहाँ पर भी 2000 होगा, इसका लैब कितना था 6 वीक, नॉट 12,000, इसको क्लोज कर दो। देयरफॉर नेट वर्किंग कैपिटल A minus B, 33 minus 12 is 21,000, इतना ही था, इतना इजी है देखो। तो सम्स वर्किंग कैपिटल मुझको हमेशा बहुत इजी लगता है, जब हम भी ऐसे स्टूडेंट थे हमको बहुत मज़ा लगता था, क्योंकि इसमें ज़्यादा टेंशन वाली सम्स नहीं है, और इसमें फॉर्मूला भी नहीं है। ये एक लौता एक चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, जस्ट नॉर्मली स्टेटमेंट के हिसाब से बना होता, ठीक है। मगर हाँ कुछ कैलकुलेशंस होता है, कुछ जगह में मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशंस भी होता है, सो डेफिनेटली उस चीज़ को याद रखना होगा और उसका जस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स करेंगे, ठीक है ना। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि लैक ऑफ पेमेंट हम लोग जो निकाल, मतलब ये जो दे दिया 4 6 2 सब जो दे दिया, ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्स करेंगे, और डेफिनेट और एक टाइप भी हम लोग करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर को टाटा बाय बाय, ठीक है।